हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लोग एनालिटिकल मेथड से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेसिक सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एनालिटिकल मेथड। तो आज देखते हैं एनालिटिकल मेथड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखें, हमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है जिसका कि हमें क्या करना है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग एनालिटिकल मेथड। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखो। सबसे पहली चीज हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखता हूं तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बच्चों मेरे पास कितने हैं इस केस में, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 4। और अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात मैं करता हूं तो मेरे पास केवल कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है। तो एनालिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जितने भी वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हैं उनको हमें लेना पड़ेगा 0। ठीक है, तो यहाँ 2 इक्वेशंस 4 वेरिएबल, 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 2। इसका मतलब क्या हुआ, वी मस्ट टेक 2 वेरिएबल्स टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स को 0 लेना पड़ेगा टू 0। ठीक है, तो हमें 2 वेरिएबल्स को 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा 2 वेरिएबल्स को 0 लेना है तो कितने एटमोस्ट बेसिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि टोटल जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं NCM। इसका मतलब एटमोस्ट इतने सॉल्यूशन होते हैं, एटमोस्ट इतने बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, N मतलब होता था नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि 4 है, M मतलब होता था नंबर ऑफ इक्वेशंस जो कि 2 है। तो 4C2 की वैल्यू होती है बेटा 6। इसका मतलब टोटल हमारे पास 6 बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सब को हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर में। टोटल 6 केसेस बनेंगे, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, तो टोटल 6 केसेस हम लोगों ने यहाँ पर बना दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि नॉन बेसिक वेरिएबल का मतलब होता है वो वाले वेरिएबल जिनको हम लोग 0 सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें 2 वेरिएबल्स को 0 सेट करना है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट 2 वेरिएबल्स को 0 लिखना। ओके, तो हम लोग देखो पहले क्या करते हैं, पहले केस में हम लोग x1 और x2 दोनों को 0 रख लेते हैं। ठीक है, x1 और x2 दोनों को हमने 0 रख लिया। दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, x1 को 0 लेते हैं और x3 को 0 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी 2 वेरिएबल 0 लेने हैं और ऐसे टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे 6। वो सारे केसेस हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं x1 को 0 ले लें और साथ में x4 को भी 0 ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से 3 केसेस बनेंगे, उन तीनों को मैंने लिख लिया। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूं x2 को 0। ठीक है, x2 को 0 फिक्स कर लिया, उसके साथ x1 ले सकते हैं लेकिन वो पहले ही यहां पर लिखा हुआ है। x2 के साथ x3 लिख सकते हैं, x2 x3 इक्वल टू 0। फिर x3 को 0 ले लेते हैं। ओके, x2 के साथ x4 को 0 ले लेते हैं बेटा। अब लिखते हैं x3 के साथ देखो, x3 के साथ x1 आ गया, x3 के साथ x2 आ गया, सिर्फ एक बचा x4, उसको भी हमने क्या ले लिया 0। ठीक है, तो ये टोटल 6 पॉसिबल केसेस होंगे जिनको मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब जो वेरिएबल्स बचे वो क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, x1 और x2 को 0 लिया, इसका मतलब x1 और x2 क्या हो गए, नॉन बेसिक। तो बचे हुए कौन है, x3 और x4, वो क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x3, x4। यहाँ पर देखो x1 और x2 को लिया तो यहाँ पर बचेंगे x2 और x4। यहाँ पर देखो x1 x4 को लिया तो x2 और x3 बेसिक वेरिएबल होंगे। यहाँ पर x3 x2 आ गए तो x1 और x4 यहाँ पर बेसिक वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखो x2 x4 है तो x1 और x3 क्या हो जाएंगे, बेसिक वेरिएबल।
यहाँ पर देखोगे x3 x4, तो यहाँ पर बचेगा x1 और x2, ये हो जाएंगे हमारे बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम देखो क्या करेंगे, इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने वाले हैं। किस तरीके से देखें जरा, देखो अगर मैं क्या करता हूं, पहले वाले केस में x1 और x2 को 0 ले लेता हूं, तो देखें ये जो गिवन इक्वेशंस थी वो क्या बनेंगी। देखो x1 और x2 दोनों को लिया 0, तो ये वाली दोनों टर्म तो 0 हो गई, सिर्फ ये बचेंगी। इनको मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों, क्या आया, -x3 + 4x4 = 8। यहां पर इन दोनों को 0 लिया, तो ये कितना बच जाएगा, 6x3 - 7x4 = -3। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखोगे, यहां है x1 और x3। ठीक है, x1 और x3 को बच्चों 0 लेना है, तो देखो x1 और x3 वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये टर्म्स बचेंगी, इनको लिख देते हैं। एक तो बचेगी 3x2 + 4x4, ठीक है, = 8। एक यहाँ पर बचेगी -2x2 - 7x4 = कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ x1 और x4 को 0 लिया है, तो x1 और x4 वाली टर्म्स को 0 कर दो, बची हुई टर्म्स लिख लो। तो यहाँ बचेगा बेटा 3x2 - x3, ठीक है, = 8। यहाँ पर बचेगा -2x2, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, +6x3 = -3। ठीक है, तो इस वाले केस में ये सिस्टम हमें मिला। नेक्स्ट वाले केस पर जाते हैं। देखो x2 और x3 को 0 लेना है इस बार, तो x2 और x3 0 हो गए, तो ये 4 टर्म्स बची, इनको लिख लेते हैं। एक तो हो जाएगा 2x1 + 4x4 = बेटा होना चाहिए 8। यहां पर देखोगे x1 और माइनस का 7x4 = कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, इस वाले केस का सिस्टम भी हम लोगों ने लिख लिया है ना। बिल्कुल सेम इस वाले केस के लिए हम लोग लिखेंगे। देखो यहां पर देखें x2 है और x4 है। ठीक है, देखो x2 और x4 है, x2 और x4 को लिखेंगे 0, तो x2 और x4 वाली टर्म्स गई, तो x1 और x3 वाली टर्म्स बची। क्या बचा, देखो यहां बचेगा 2x1 - x3 = 8, और यहां बचेगा x1 + 6x3 = -3। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में अगर लास्ट वाले केस में देखें, x3 0 है और x4 0 है। ठीक है, तो x3 x4 इनको 0 लेने के बाद जो सिस्टम बचेगा, देखें क्या बचेगा, तो x3 x4 0 हो गया, तो x1 x2 में टर्म्स बचेंगी हमारी। क्या बचेगा, देखो 2x1, ठीक है, + 3x2 = 8, और यहां बचेगा x1, और फिर बचेगा बच्चों 2x2 नेगेटिव और = -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगे जिन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। देखें किस तरीके से, बट बिफोर दैट आप इस वाले एरिया को लिख लें जिससे हम लोग आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है, ओके, तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी, तो इसको मैंने कर दिया रिमूव। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे अगर हम पहले सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -x3 + 4x4 = 8, और ये है 6x3 - 7x4 = -3। ये हो गया 1, ये हो गया 2। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई की, उसमें सेकंड को ऐड कर दिया। देखो ये हो जाएगा बच्चों -6x3 + 24x4 = हो जाएगा 48, है ना, और ये इक्वेशन है 6x3 - 7x4 = -3। ठीक है बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करोगे ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखोगे तो बच्चों कितना बचेगा, माइनस हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, तो ये बचेगा कितना, 17x4, और बच्चों ये बचेगा 45। तो यहाँ से x4 की वैल्यू आ जाएगी 45 / 17। ठीक है, कितना आया, 45 / 17। ओके, तो इस वाली वैल्यू को मैं रिजर्व कर लेता हूँ। ठीक है, x4 आ गया मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब निकालता हूँ इसमें पुट करके x3 को। देखो -x3 + 4, और ये हो जाएगा 45 / 17 = 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x3
प्लस ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा x3 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 17 माइनस इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 7 8 जा कितने, 17 8 जा कितने हो जाएंगे 136, ठीक है, और अपॉन में कितना रहेगा 17, ठीक है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, देखो ये बचेगा कितना 44, ठीक है, तो ये आ जाएगा 44। तो हमें सॉल्यूशन मिला x3 और x4, ठीक है। दोनों वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे। देखो हमारे पास देखो x1 इक्वल टू तो पहले से 0 है ना, और x2 इक्वल टू भी कितना है 0 है। x3 इक्वल टू हमारे पास कितना आया, x3 आया 44/17, ठीक है, और जो हमारा x4 आया वो कितना आया, x4 आया 45/17। तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरे सिस्टम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब लिख लेते हैं दूसरा वाला सिस्टम, दूसरे वाले सिस्टम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वैसे हमें इसकी भी जरूरत नहीं है अभी तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसे छोड़ के सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरा सिस्टम जो है वो हमारा क्या है, दूसरा सिस्टम है हम लोगों के पास 3x2 + 4x4 = 8। दूसरा वाला है -2x2 - 7x4 = -3। तो बेटा इसको बोल देंगे 1, इसको बोल देंगे 2। पहली इक्वेशन में 2 से और दूसरी इक्वेशन में 3 से, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कर रहे हैं। फिर मैं ऐड कर देता हूं। देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x2 + 8x4 = 8 2 = 16, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6x2 - 21x4 = और ये हो जाएगा 3 3 = 9। अब देखो ये प्लस, अच्छा हम लोग तो प्लस ही कर रहे हैं, ये कैंसिल, इससे इसको माइनस करोगे तो बेटा मिलेगा 13x4 नेगेटिव, ठीक है, माइनस का 13 बचेगा, और यहाँ देखो कितना बचेगा 7, तो x4 बेटा हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। इस x4 की वैल्यू को हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो बाई 2 कितना हो जाएगा, देखो 2x2 - 7 और ये हो जाएगा -7/13 = -3। तो ये हो जाएगा 2x2 = -3 माइनस ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 13, तो ये हो जाएगा -39 - 49 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। ऐसा कुछ हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखें 9 और 9 कितना हो जाएगा 8, और 3 और 4 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा हमारा 2x2। तो अगर यहाँ से हम लोग x2 लिखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 44। तो हमारे पास x2 की वैल्यू ये वाली मिलेगी, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन हमें मिला वो कितना मिला बेटा, देखो x1 हमारे पास पहले से 0 है, ठीक है। x2 हम लोगों ने देखा x2 कितना आया -44/13, ठीक है। x3 हम लोगों ने देखा x3 तो 0 है, और x4 बेटा देखोगे तो x4 कितना आया था -7/13, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस वाले सिस्टम को भी सॉल्व कर लिया। फिर अगले वाले सिस्टम को सॉल्व करते हैं। देखो अगला वाला सिस्टम देखिए भाई जरा क्या है, ओके। इसके बाद देखें तीसरा सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या है हम लोगों के पास, 3x2 - x3 = 8। दूसरा है -2x2 + 6x3 = -3, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। देखो मैं x3 को एलिमिनेट कर लेता हूं, तो मैंने 1 में मल्टीप्लाई करी 6 की और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 18x2 हो जाएगा, ये -6x3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 48, है ना। और ये वाला इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगा एज इट इज जैसा ये है, ठीक है बच्चों। अब देखो इनको हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो बच्चों ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल, ये बच्चों बचेगा कितना 16 बचेगा, है ना। और यहाँ पर देखोगे तो ये बचेगा 45, ठीक है। तो x2 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 45/16, ठीक है। अब ये जो x2 की वैल्यू आई है इसको हम लोग रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाई 1 हमें क्या मिलेगा, देखो 3x2 मतलब 45/16 - x3 = 8,
ठीक है। अगर हम लोग x3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 45 हो जाएगा बेटा 135, ठीक है। और फिर अपॉन में 16 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 135 माइनस 128 डिवाइडेड बाई 16, तो इसे हम लोग माइनस कर लेंगे तो ऊपर बचेगा 7 अपॉन कितना बचेगा बेटा 16, तो x3 आ गया हमारे पास 7 अपॉन 16, ठीक है। इस वाले सिस्टम को भी का जो सॉल्यूशन आया है उसे भी हम लिख लेते हैं। देखो x1 बेटा हमारे पास 0 है, x2 कितना आया हमारे पास, x2 हमारे पास आया 45 अपॉन 16, ठीक है। x3 हमारे पास कितना आया, x3 आया 7 अपॉन 16, ठीक है। और x4 बेटा हमारे पास 0 है ही, ठीक है। इस सिस्टम को भी हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम लोग अगले वाले सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं। देखें तो अगला वाला सिस्टम जो है हमारा वो देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वाला सिस्टम जो है हमारा वो है 2x1 प्लस 4x4, ठीक है। 2x1 प्लस 4x4 इक्वल टू 8 एंड दिस वन x1 माइनस 7x4 इक्वल टू -3। इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से माइनस कर दिया इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बेटा इस इक्वेशन को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं जैसा ये है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा, है ना। अब इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा 18x4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो x4 हमारा हो जाएगा 7 अपॉन 9, ठीक है। इस x4 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा x1 माइनस 7, x4 के जगह हो जाएगा 7 अपॉन 9 इक्वल टू -3, तो x1 हो जाएगा -3 प्लस 49 अपॉन 9, मतलब -27 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना बचेगा देखो 2 और यहाँ बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 9। x1 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन आया लिख देते हैं। x1 बेटा हम लोगों के पास कितना आया, x1 आया 22 अपॉन 9, x2 हमारा कितना है, x2 हमारा 0 है, x3 की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर पहले से ही 0 है, और x4 बेटा हम लोगों ने कितना लिया था, x4 हम लोगों ने लिया था 7 अपॉन 9, तो उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 7 अपॉन 9, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया फोर्थ सिस्टम के बारे में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फिफ्थ सिस्टम को, देखें किस तरीके से करेंगे। देखें फिफ्थ सिस्टम को भी हम लोग लिख लेते हैं, देखें ज़रा। ओके, फिफ्थ सिस्टम क्या है हमारा, 2x1 माइनस x3 इक्वल टू 8 1 और x1 प्लस 6x3 इक्वल टू -3, इसे बोल दिया 2। तो हम इक्वेशन 1 से माइनस कर देते हैं 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर कर, तो ये हो जाएगा देखो 2x1 माइनस x3 इक्वल टू 8 है, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x1 प्लस 12x3 इक्वल टू -6। इनको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा -13x3 इक्वल टू 14, तो x3 हो जाएगा -14 अपॉन 13, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 2x1 माइनस x3 है, तो 14 अपॉन 13 इक्वल टू 8, तो 2x2 हो जाएगा 2x1 हो जाएगा 8 माइनस 14 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 104 माइनस 14 अपॉन 13, तो बेटा ये आएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 90 अपॉन 30, 19 अपॉन 13, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन 13। तो जो भी सॉल्यूशन आया उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। देखो x1 इक्वल टू कितना है, x1 इक्वल टू हमारे पास है 45 अपॉन 13, ठीक है। x2 हमारे पास 0 है, यहाँ x3 हमारे पास कितना है, x3 है -14 अपॉन कितना है 13, और x4 हमारे पास 0 है पहले से ही, ठीक है। तो अब बचता है हमारा सिर्फ लास्ट वाला सिस्टम, सिस्टम नंबर 6, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या है। ओके देखें ज़रा भाई, ये है हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 8, इसे 1 बोल देंगे। ये है x1 माइनस 2x2 इक्वल टू -3, इसको बच्चों 2 बोल देंगे। इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे 2 इंटू 2 करके,
ठीक है, तो ये रहेगा 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 8। इसमें जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 माइनस 4x2 इक्वल टू -6 रहेगा। ये माइनस प्लस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, ये बेटा 7x2 बनेगा और बच्चों ये बन जाएगा 14। तो यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी 2। ये जो x2 की वैल्यू हमें मिली है उसको हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो बाई इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा x1 माइनस 2, x2 के जगह पर 2 इक्वल टू -3। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब 1। तो ये हमें सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। क्या मिला, x1 इक्वल टू तो 1 है और x2 इक्वल टू कितना मिला हमें 2, और x3 और x4 दोनों ही क्या है बच्चों 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी पॉसिबल केसेस थे, उनके जितने भी सिस्टम थे, सबको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि इन सॉल्यूशंस में से कौन सा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, कौन सा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए मैंने बताया था कि अगर किसी सॉल्यूशन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो देखें, इसमें कोई भी वेरिएबल हमारा नेगेटिव नहीं है, तो यस दिस वन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और देखो इसमें सारे वेरिएबल में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। और यहाँ भी देखोगे कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। और इसकी बात करें तो यहाँ ये नेगेटिव है, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। और इसमें भी कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशंस पर z की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखो जैसे मैं पहले वाले केस की बात करूं तो हमारे पास देखो z कितना है, z है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 7x4, ठीक है। वैल्यू रख दो। देखो पहले केस में x1 और x2 के जगह पर 0 रखना है, तो मैंने 0 रख दिया, पहला 0 दूसरा 0, तीसरे में 44/17 और चौथे में कितना हो जाएगा बच्चों 45/17, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा। तो बेटा ये हमारा आएगा 491/17। तो ये हो गया हमारा पहला वाला केस में। अब देखो तीसरे केस में हमारा क्या है, सॉल्यूशन हमारा फीजिबल है, तो हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। देखो ये हो गया पहला केस। तीसरे वाले केस में देखें क्या है, देखो भाई तीसरे वाले केस में x1 और x4 तो 0 है, x2 और x3 से हमें मतलब है, ठीक है। तो x2 देखो 3x2 है प्लस और क्या देखना है, और हमें देखना है x3, तो 4x3 है, ठीक है। x3 की वैल्यू है 7/16 और इसकी वैल्यू है 45/16। बच्चों इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 × 45 प्लस दूसरा वाला नंबर मिलेगा हमें 7 × 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 184/16, ठीक है। ये दूसरे वाले केस में मिलेगा। इसके बाद हमारा ये है फोर्थ वाला केस। फोर्थ वाले केस में देखो कितना होगा, तो देखो बेटा ये जो हमारा चौथा केस है, चौथे केस में देखोगे तो x2 और x3 तो 0 है, तो हमें x1 x4 से मतलब है। x1 वाला है 2x1 प्लस x4 वाला है 7x4, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं 2, x1 की वैल्यू है बेटा 22/9, 7, x4 की वैल्यू है बेटा 7/9। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 + 49, ठीक है, मतलब 93। तो ये आ जाएगा 93 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 9। तो इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं वैसे, 31/3। तो ये हो गए हमारे केसेस, ठीक है। अभी एक और बचा है, उसे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इनको लिख देते हैं। एक तो z हमारा आया कितना 491/17, ठीक है। दूसरा हमारा z कितना आया 1, इसमें तो है ही नहीं, फिजिबल वाले में लिखना है। तो दूसरा वाला कितना है बच्चों 184/16 इक्वल टू z। एक इसका हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये आया 31/3, इसके लिए कैलकुलेट ही नहीं करना। और एक लास्ट वाले के लिए और कैलकुलेट करना है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, लास्ट वाले को भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो लास्ट वाले में बेटा हमें देखना है x1 और x2 को। तो x1 है हमारा 2x1 प्लस x2 है 3x2, बाकी ये दोनों तो जीरो ही है 2। x1 की वैल्यू बेटा देखोगे तो 1 है और x2 की वैल्यू देखोगे तो 2 है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारे पास z इक्वल टू कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख लेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों के पास कितनी आएगी, 491/17। ठीक है, ये हमारा होगा मैक्सिमम। तो हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो हम लोग लिख देते हैं। हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा, देखें जरा। ओके, तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है 491 डिवाइडेड बाय 17 एट x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 44/17 एंड x4 इक्वल टू होगा बच्चों 45/17। सो दिस विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग एनालिटिकल मेथड। तो आज यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।